4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। तारुफ के मोहताज नहीं हैं ओम प्रकाश राजभर। जब कभी सोशल मीडिया पर शक्ल इनकी आती है, लोग रुक जाते हैं, सुनते हैं कि ऐसी क्या बात है जो ज्ञानवर्धन करेगी। इत्तफाक है पश्चिम उत्तर प्रदेश का दौरा, मंत्री जी आए हुए हैं, उपचुनाव भी उत्तर प्रदेश में है। जानना चाहते हैं कि 9 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं इसके बारे में उनकी भागीदारी क्यों नहीं है। इनके साथ निषाद पार्टी थी, बड़ी दिखा रहे थे कि साहब 2 चाहिए 4 चाहिए, मंजवा पे पीछे चले गए। अमित शाह ने क्या कहा, इन्होंने कोई वहाँ पर मांग की है लड़ने की या नहीं। सबसे पहले तो हम मंत्री जी आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद। और 4 PM पर आप बड़े चर्चित रहते हैं। हमारे संपादक जी ने आपका कई बार इंटरव्यू किया। अभी जेपी नड्डा लखनऊ आए थे, यही बात कर रहे थे, पार्टी के अध्यक्ष तो वही हैं। परसों हमारी उनकी बात हुई, उन्होंने बुलाया कि कल आओ, हमके खाली नहीं है। परसों हमके नहीं खाली नहीं है, 28 के बाद मिलेंगे। तो ये अच्छी बात है कि मतलब जेपी नड्डा आपको बुला रहे हैं दिल्ली और आप कह रहे हो खाली नहीं हूं मैं। सारे माफिया आप ही की पॉकेट में क्यों रहते हैं? एक जेब में ब्रजेश सिंह, एक जेब में मुख्तार अंसारी। AK-56 AK-47 लेके हिला 20 मिला इधर है कौन पार्टी वाले। हम लोग यहाँ बैठल है। मतलब आप बचाई के आपने मुझसे कहा था जेल में राजनाथ सिंह ब्रजेश सिंह से मिलने का, ये आपने भी मुझसे कहा बिल्कुल। था। आज भी मानते हैं आप इस बात को? हम बिल्कुल मानते हैं। लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के ब्रांड 3 लोग थे जिनकी वजह से योगी आदित्यनाथ बने। उनने अतीक अहमद को निपटाया, उनने मुख्तार अंसारी को निपटाया, उनने आजम खां को निपटाया। जिस आदमी को पंजाब से लाके जेल में बंद किया, माफिया मुख्तार अंसारी, उनका बेटा राजभर की पार्टी का विधायक है। जेल से छूट के आ जाएगा, एनडीए की मीटिंग होगी, रैली में इधर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी लगी होगी, उधर मुख्तार अंसारी के बेटे की कुर्सी लगी होगी, क्योंकि वो भी एनडीए का हिस्सा है। और आप चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ आपको मंत्री बना दे। ये जो उपचुनाव है इसमें क्या भागीदारी है सुभाषपा की? नहीं, देखिए जो बाई इलेक्शन होते हैं, जो पार्टियां चुनाव जीत जाती हैं लोकसभा का, तो उनके विषय में या उनकी पार्टी की कोई घटना दुर्घटना होती है तो चुनाव होते हैं। तो ऐसी कोई हमारी सीट नहीं है कि जहां जिस पे चुनाव हो रहा हो, तो हमारा अधिकार सीट मांगने का नहीं है। इस नाते हमने सीट मांगा नहीं है। हम एनडीए में हैं, एनडीए गठबंधन को जिताने के लिए पूरी ताकत से लगे हैं। स्पष्ट जवाब आपने दिया। महाराष्ट्र में भी आपने अधिवेशन किया था, वहाँ चुनाव है, क्या वहाँ पर तो लड़ेंगे? नहीं, देखिए हमारा ध्यान बिहार हो गया है। बिहार में हम तरारी और रामगढ़ पे नामांकन कराए हैं और वहाँ चुनाव लड़ेंगे बिहार। क्योंकि संसाधन चुनाव के लिए चाहिए, तो हम लोगों ने सोचा कि हाथ पांव ज़्यादा फैलाने से संसाधन सीमित है, तो हम लोग वहाँ लड़ें कि जहाँ 10 महीने बाद फिर चुनाव होने हैं तो जहाँ हम लोग हासिल कर लें। तो बिहार के 38 ज़िले में 36 ज़िले में हम ठीक ठाक हो गए हैं, वहाँ बढ़िया हमारा प्रदर्शन है। अब जिस तरह का मूवमेंट हम यहाँ सरकार में रह करके, अभी जैसे जीरो पॉवर्टी योजना हमने 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री से लॉन्च कराई, हर गांव से, हर मोहल्ले से 25 ऐसे परिवार चयन होंगे जिनको आवास, शौचालय, पेंशन, बिजली, राशन, आयुष्मान कार्ड, जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, सारी योजनाएं, शिक्षा फ्री, हर गांव से 25, हर मोहल्ले से 25 ऐसे परिवार चयनित होंगे। 15 लाख लोगों को हम 6 महीने के अंदर ये सुविधा देने जा रहे हैं। 5 लाख रुपया बिना ब्याज का कक्षा 8 पास 21 से 40 साल की उम्र के नौजवानों को रोजगार के। का अधिवेशन हुआ था, उत्तर भारतीय काफ़ी रहते हैं वहाँ पर, तो और आपकी अपील भी है। मैं खुद वहाँ महाराष्ट्र में गया, मैं ग्राउंड पे घूमा खुद अभी पिछले 10 दिन पहले, तो वहाँ मुझे ऐसा लगा कि वहाँ के लोग आपको चाहते हैं, क्योंकि उत्तर भारतीय वोट जो है वहाँ भारतीय जनता पार्टी सोचती है हमारी बपोती है। क्या आप इसलिए वहाँ नहीं जा रहे कि वहाँ वोट कट जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ जाएगा? ऐसा देखिए, कटने न कटने का सवाल नहीं है। सवाल हम लोगों ने भी कोशिश की, तो हम लोग उस माहौल में अभी नहीं क्रिएट हो पा रहे हैं कि वहाँ हम लोग चुनाव लड़के जीतें। मंत्री जी, एक सवाल ये है, आपका जो विभाग है वो पंचायती राज तो है ही, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी आपके पास है। वक्फ बोर्ड पर तलवारें लटक रही हैं, हालांकि आपसे कितना संबंधित है कितना नहीं है, लेकिन फिर भी अल्पसंख्यक कल्याण की जब बात आती है तो वक्फ बोर्ड को अलग नहीं किया जा सकता। मुस्लिम समाज बड़ा भयभीत है, उनकी ज़मीनें हैं, कब्रिस्तान हैं, मस्जिदें हैं, उन पर बाकायदा एक नए तरीके का एक अभियान चला दिया गया है। आपका इस मद में क्या कहना है कि ये वक्फ बोर्ड कम से कम जो मुसलमानों के पुरखों की पार्टी ज़मीनें हैं वो बाकी रहें, या नए संशोधन करके इसके अंदर जो चल रहा है वो जो है चेंजेस हों? देखिए, मुसलमान भाइयों को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वक्फ बोर्ड की बात की,
तो उसमें कुछ नियमावली है जो हम लोगों के हिसाब से गलत है कि किसी की प्रॉपर्टी को घोषित कर देना कि मेरी संपत्ति है। अगर वो कह दिया वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष तो फिर डीएम को एप्लीकेशन देगा कि ये खाली करा दो। उसमें संशोधन है कि वो अगर सूचना दें तो डीएम उसको जांच करे क्या वास्तव में उनकी संपत्ति है कि नहीं है। अगर उनकी है तो दे दे, नहीं है तो फिर उस पर वो कार्रवाई न हो। एक तो ये नियम है। दूसरा है जैसे कि इसी नियम को संशोधित कर देते हैं मंत्री जी, हमारे दर्शक सुन रहे हैं, उसमें एक ट्रिब्यूनल है। अगर यदि कोई आपत्ति है तो ट्रिब्यूनल में जा सकता है। वहाँ पे तमाम अधिकार डीएम को दे देना ये इस बात का सबूत नहीं है कि आखिरकार वो वक्फ बोर्ड के जो मुतवल्ली उनसे अधिकार छीन लेना। नहीं, अब देखिए वक्फ बोर्ड में नौजवानों को लाभ है, महिलाओं को लाभ है। तकलीफ उनको है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर जो ब्लैक कारोबार करते हैं, बेचना खरीदना, वो दुखी हैं, वो ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। नियमावली में जो संशोधन है जिनके लिए लाभ है वो तो बोल नहीं रहा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि कोटे में कोटा आरक्षण। अब देखिए कितना बारीकी से कांग्रेस सपा के लोगों ने भारत बंद किया। क्या फैसला वो गलत है? इन लोगों ने क्या प्रचार किया कि आरक्षण खत्म हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गरीब कमज़ोर लोग हैं उनको आरक्षण दे करके उनका हिस्सा दिया जाए। ये क्या प्रचार कर रहे थे? आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर रही है। तो ये जो गैर कानूनी काम करने वाले लोग हैं, वक्फ बोर्ड के बने हुए मालिक लोग हैं, उनका अधिकार छीना जा रहा है, इस नाते वो चिल्ला रहे हैं। चलिए आपसे एक या दो सवाल और लेंगे, समय बड़ा कीमती है आपका। अभी आपने कहा कि साहब वो लोग चिल्ला रहे हैं जिनका थोड़ा बहुत खैर, लेकिन बात यह है मंत्री जी कि इनको सबसे ज़्यादा जो कानून बनाने की, सुधार करने की जो ज़रूरत महसूस होती है वो 10-15% मुसलमानों के अंदर ही होती है। चाहे उनकी महिलाओं की तकलीफ़ हो, चाहे उनके दूसरे अधिकार हों, 3 तलाक हों। 22 लाख महिलाएं, खुद एक बहुत बड़े महामानव की वाइफ भी इधर उधर चल रही हैं, आप समझ रहे हैं, उनकी तो कोई चिंता नहीं है। लेकिन मुसलमानों में यदि तलाक का मुद्दा होता तो इनको बड़ी परेशानी होती है। आपकी नज़र में आपकी जो पर्सनैलिटी है, अल्पसंख्यक हो, मुस्लिम हो, कमज़ोर हो, वो जब आपको देखते हैं तो ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे परिवार का सदस्य हमारी बात उठा रहा है। आपके जो सहयोगी हैं ये इतने ज़्यादा हितैषी सिर्फ मुसलमानों के मामले में क्यों होते हैं? वहाँ 22 लाख महिलाएं, महामानव की बीवी भी इधर उधर हैं, उनके बारे में कोई चिंता नहीं होती, पूछते नहीं आप? देखिए यहाँ हो क्या रहा है, राजनीति, किसी की राजनीति हिंदू मुसलमान पे टिकी है, दोनों दो धुरी हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा हमेशा हैं कि भाजपा जिंदा रहे तो हमारी राजनीति एकदम टनाटन चलती रहेगी, ये लड़ते रहें, ये अपने हक के विषय में न सोचें। आज आप बताइए कि लंबे समय तक कांग्रेस, बसपा और सपा यूपी में 4-4 बार, दिल्ली में तीनों मिलकर सरकार। ये अगर 2 यूनिवर्सिटी, एक पूर्वांचल में एक मध्यांचल में यूनिवर्सिटी खोल के जितने भी कॉलेज थे सबको अटैच कर देते, वहीं से जितने भी माध्यमिक विद्यालय हैं उसको मदरसा बोर्ड की मान्यता दे देते। और जो नियमावली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा मामला है, नहीं तो हम दिखा देते कि क्या हो रहा है, हम काम पे लगे हैं। तो 800 करोड़ रुपया सरकार दे रही है मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, 800 करोड़ रुपया सालाना मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। हो क्या रहा है, मैनेजमेंट के झगड़े में वो शिक्षा जो देने की मंशा है सरकार की वो नहीं मिल पा रही है। मंत्री जी, हालांकि सवाल तो मेरा कुछ और था, लेकिन बहरहाल फिर भी आपने बहुत ही बचते हुए शानदार तरीके से जवाब दिया। एक आखिरी सवाल और सुन लीजिए। ये जो आप आरक्षण की बात उठाते थे और आपका एक मकौला कहते हैं सेंटेंस को, वो इतना मशहूर हुआ जब आप केवट, मल्ला, इस तरह की बातें करते थे, यानी कि आपके ज़बान पर सारे पिछड़े रहते थे। अभी आरक्षण की बात भी आपने कहा कि वीपी सिंह के ज़माने से 27% मिला था, कोटे में कोटा। इस 27% में से उत्तर प्रदेश में भी क्या आप चाहते हैं कि मुसलमानों को भी कोटा मिल जाए? ये बताइए, देखिए संविधान में 4 वर्ग है, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग और जनजाति वर्ग। ये मुसलमान कहाँ आता है? पिछड़ा वर्ग में। पिछड़े वर्ग को 27% रिजर्वेशन है, इसमें वो भी आते हैं, लेकिन उनको वर्ग लाया जा रहा है। अभी कोटे की बात की वकालत करी ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही आगे आ रहा हूँ। आपने 27% रिजर्वेशन, मैं आज से नहीं लड़ रहा हूँ। मान्यवर कांसीराम जी ने जब मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, तब से लड़ते लड़ते आया हूँ और आज भी हम अपने उस मुकाम पे कायम हूँ कि आरक्षण का मैंने खुद राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में पूरे रिटायर्ड जज 7, 9, 11 विभाजित कर दिया है
उसमें मुसलमान भी है, उसमें ईसाई भी है, जैन भी है, हिंदू भी, सभी लोग जो आते हैं पिछड़े वर्ग में, सबको रिजर्वेशन देने की बात है। ये तो विरोधी प्रचार करते हैं। पहले तो प्रचार करने वाले संविधान को पढ़ लें कि 4 ही वर्ग है, 5वां कोई वर्ग नहीं है। तो इस नाते जो है, जो ये लोग करते हैं, कहते हैं, वो पढ़ें संविधान को थोड़ा, तब ना समझ में आवे। मंत्री जी ने बहुत साफ गोई से जवाब दिए। जाने जाते हैं पूरब की राजनीति में तो छाए हुए हैं और पश्चिम के अंदर भी इनका चेहरा जाना पहचाना है, लेकिन सवालों का जो जवाब दिया है उससे आप कितने संतुष्ट हैं ये तय आप करेंगे। लेकिन ज़मीन से निकला हुआ एक नेता वाकई कमज़ोरों की बात करता है। कैमरामैन रियासत अली के साथ मैं राशिद ज़हीर, जय हिंद।